हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करते हैं जो है कि आपके लैंगिक जनन मतलब कक्षा 12 का जो दूसरा अध्याय है उसके बारे में, जिसका नाम होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इसका अंग्रेजी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। क्या अंग्रेजी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम इसमें जो है कि पुष्प के भाग को हमने कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। पुंकेसर, जायांग, स्त्री केसर, वर्तिका, गुलवर्तिका, कैलक्स, कोरोला, कैलिक्स, पेटल्स, सेपल्स, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने कक्षा 11 में मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट का में पढ़ चुके हैं। तो बस उसकी थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में, मतलब या किस प्रकार से युग्मक का परागकण होता है, स्त्री धानी क्या होती हैं, बीजाणुधानी क्या होती हैं, गुरु बीजाणुधानी क्या होती है, लघु बीजाणुधानी क्या होती हैं, मादा युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद, ये सब सारी चीज़ें, और परागण किस प्रकार से होते हैं, या परागण करने वाले और परागण क्या होते हैं, परागण करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये सब सारी चीज़ें, दोहरा निषेचन किस प्रकार से होती है या कौन कौन से दोहरा निषेचन होती है, ये सब सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगे। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो नई तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 में पुष्पी पादपों की आकार की। पुष्पी पादपों की आकार की। हाँ, तो देखते हैं कि इसका क्या नाम है चैप्टर का, पुष्पी पादपों की आकार की, जिसकी अंग्रेजी होती है सेक्स रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। जहाँ पर पुष्प की खेती कर दिया, या पुष्प की खेती को हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर, FLORICULTURE, फ्लोरिकल्चर। अब यही बात करते हैं पुंकेसर की। तो पुंकेसर एक ऐसी संरचना होती है जिसमें लैंगिक नर जनन अंग दर्शाया जाता है, या फिर इसमें लैंगिक नर युग्मक जो है कि बनते हैं, और इसी पुष्पीभागी संरचना को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर क्या होते हैं कि पुंकेसर पुष्प में लैंगिक नर जनन अंग को दर्शाने तथा नर युग्मक बनाने वाले पुष्पी संरचना को पुंकेसर कहते हैं। पुष्प में लैंगिक नर जनन अंग को दर्शाने तथा नर युग्मक बनाने वाले पुष्पी संरचना को पुंकेसर कहते हैं। 2 भाग पाए जाते हैं पुंकेसर के। ऊपरी पतला लंबा भाग होता है जिसे डंठल कहा जाता है, और नीचे अंतिम द्विपालित संरचना होती है जिसे परागकोश कहा जाता है। ऊपर की तरफ आपने देखा होगा, पुंकेसर की बात कर रहे हैं तो पुंकेसर यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। इसके भाग की बात करते हैं, ये पुंकेसर की बात करते हैं तो पुंकेसर में हम बात करते हैं, ये वर्तिका हो गई आपकी, वर्तिका नहीं, इस प्रकार से ये संरचनाएं बनी होती हैं। ये मान लीजिए आपकी क्या हो गई, परागकोश हो गए। ये नीचे वाला आपका परागकोश, और ऊपरी वाला भाग आपका कहता है डंठल तंतु। क्या कहलाते हैं? डंठल तंतु कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो डंठल तंतु होते हैं, जो पुंकेसर के भाग थे, पहला आपका था डंठल तंतु। डंठल तंतु को बोलते हैं अंग्रेजी में फिलामेंट। फिलामेंट को क्या कहते हैं कि समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्प तल से जुड़ा रहता है। यह क्या होता है कि समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्प दल से जुड़ा रहता है। पुष्प दल से क्या रहता है? ये जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? ये पुष्प दल से
जुड़ा रहता है। पुंकेसर की संख्या तथा लंबाई, जो पुंकेसर होती है, अब बात करते हैं जो है कि हम पुंकेसर की बात करते हैं। परागकोश आपको बता दें कि द्विपालित निचली संरचना होती है, दूसरा अंतिम सिरा द्विपालित संरचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। डंठल तंतु का जो समीपस्थ छोर होता है वह बाह्य दल से जो है कि जुड़ा रहता है या पुष्पतल से जुड़ा रहता है। इसमें जो पुंकेसर की संख्या होती है, पुष्प में पुंकेसरों की संख्या एवं आकार, पुष्प की संख्या तथा आकार प्रजाति के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है। जो आप हम पुष्प देखते हैं या पुष्प में जो पुंकेसर होते हैं उसकी संख्या तथा आकार अलग अलग जातियों में या प्रजातियों में अलग अलग होती है। एक आवृतबीजी परागकोश में द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली द्विकोष्ठक होता है। जैसे कि जो आवृतबीजी वाले पौधे होते हैं या कोई पुष्पी पादप होते हैं, आवृतबीजी वाले पौधे जो है यहाँ पुष्पी पादप स्टार्ट हो जाते हैं, आवृतबीजी से ही पुष्प निकलने लगते हैं। तो आवृतबीजी वाले पौधों में या अनावृतबीजी वाले पौधों में जो द्विपालित जो परागकोश होता है, परागकोश जो होता है वह क्या होता है? द्विपालित होता है। द्विपाली होता है और इसमें जो इसके कोष्ठक होते हैं, मतलब इसके दो पाली हो गए और दो पाली में मतलब इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ये एक पाली या दूसरी दो पाली। तो ये इसमें जो पहली पाली होती है चाहे दूसरी पाली हो, इसमें जो है दो कोष्ठक होते हैं। मतलब एक इस तरह के, ये द्विपालित हो गए, द्विपालित में एक एक कोष्ठक मतलब दो दो कोष्ठक पाए जाते हैं। मतलब ये द्विकोष्ठी भी, मतलब द्विपाली और द्विकोष्ठी होते हैं। मतलब एक पाली में जो है कि दो कोष्ठक होते हैं, मतलब दो पाली में ये चार कोष्ठक होते हैं। अब बात करते हैं कि परागकोश जो होता है एक चार कोणीय संरचना होती है जिसमें कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। जो परागकोश होता है, परागकोश चार कोणीय संरचनाओं से घिरा रहता है। परागकण हो गए ये, परागकण हो गए ये। चारों तरफ से क्या कह रहा है कि चारों ओर से लघु बीजाणुधानी समाहित होती है जो प्रत्येक पालित द्वि होती है। मतलब चारों तरफ से ये लघु बीजाणुधानी द्वारा घिरे रहते हैं। चार कोणीय संरचना ये द्वारा घिरे रहते हैं। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुट्टी यानी पोलन सैक यह बना देती है। क्या बना देती है? पोलन सैक। इस प्रकार से यह संरचना बना देती है। अब बात करते हैं लघु बीजाणुधानी की, कि लघु बीजाणुधानी क्या होते हैं। लघु बीजाणुधानी क्या होते हैं कि परागकोश, जो परागकोश होते हैं, परागकोश के चारों ओर कोणीय संरचना वाले द्विपाली पोलन सैक या इसको बोलते हैं परागपुट्टी जैसी संरचना बनाते हैं, संरचना बनती हैं या बनाते हैं, बनती हैं को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी क्या होता है कि जो परागकोश होते हैं उसके चारों ओर चार कोणीय, मतलब चारों ओर चारों कोण, उसमें से चार कोणों से या चार कोणों से द्विपालित पोलन सैक परागपुट्टी बनाते हैं। उसी संरचना को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। इसकी लगभग जो है कि यह लगभग गोल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लगभग जो है कि यह
गोल दिखाई देता है। 4 प्रकार की भित्ति होती है इसमें। क्या होती है इसमें बीजाणुधानी में, लघु बीजाणुधानी में क्या होती है? लघु बीजाणुधानी में जो है 4 प्रकार की त्वचा पाई जाती है, 4 प्रकार की भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 4 प्रकार की बाह्य त्वचा या भित्ति पाई जाती है। पहला होती है बाह्य त्वचा, दूसरा होता है एंडोथेसियस, और तीसरा होता है जो है कि मध्यपर्त, और चौथा होता है आपका टेपिटम। क्या होता है? टेपिटम। और ये जो टेपिटम होता है बाहरी 3 संरक्षण प्रक्रिया का काम करता है। यह टेपिटम की आगे बात करते हैं। इसमें 3 जो है कि अलग हो जाते हैं, लेकिन मुख्य काम इसका क्या होता है? टेपिटम, लघु बीजाणुधानी का जो टेपिटम होता है उसका मुख्य कार्य हम आपको बताते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो टेपिटम होता है लघु बीजाणुधानी का जो चौथा स्तर होता है टेपिटम, उसके बारे में जानते हैं कि टेपिटम क्या होता है। कि टेपिटम बाहर की ओर, यह जो है कि बाहरी ओर होता है, बाहर की ओर 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का काम करता है। जैसे कि लघु बीजाणुधानी को लगभग गोल दिखाई देती है। इसमें 4 प्रकार की जो है कि कहाँ पाई जाती हैं? 4 प्रकार की जो है कि अस्तर पाई जाती हैं। पहला बाह्य अस्तर हो गया, उसके बाद जो है आपका एंडोथेसियस, आपका मध्यवर्त, उसके बाद आपका आता है टेपिटम। क्या आता है? टेपिटम। यह 3 परतों या 3 संरक्षण से काम करता है तथा परागकोश के स्फुटन के साथ यह परागकण में अवमुक्त हो जाता है। मतलब जब परागकण फूटने लगते हैं, जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं, तब यह फूटने में यह जो टेपिटम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है टेपिटम होती है। टेपिटम आपको मैंने पहले बताया कि बीजाणुधानी की जो है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है। आंतरिक परत टेपिटम होती है। क्या होती है? टेपिटम होती है। टेपिटम क्या है? विकासशील परागकणों को क्या करता है? नरिशमेंट प्रदान करता है। टेपिटम क्या करता है? पहला काम नॉरिशमेंट का काम करता है, मतलब पोषण देने का काम करता है। दूसरा यह काम क्या करता है? इसमें क्या पाया जाता है? सघन साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य पाया जाता है। जब सघन साइटोप्लाज्म, जहाँ पर सघन साइटोप्लाज्म पाया जाएगा वे कोशिकाएं क्या होती हैं? नॉरिशमेंट का काम करती हैं, मतलब भरण पोषण का काम करती हैं। आप ध्यान रखेंगे कि जिस कोशिका में सघन साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, यानी डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, जहाँ पर या जिस कोशिका में डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? डेंस साइटोप्लाज्म, या इसको कहते हैं सघन जीव द्रव्य। जिस कोशिका में सघन साइटोप्लाज्म या सघन जीव द्रव्य पाया जाएगा, वह कोशिका क्या करेगी? नॉरिशमेंट का काम करती है। किसका काम करती है? नॉरिशमेंट का। आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे कि टेपिटम का काम क्या होता है। यह बीजाणुधानी की, लघु बीजाणुधानी की अंतिम कोशिका होती है या आंतरिक कोशिका होती है। यह कोशिका में डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, विच आर डूइंग एट द नॉरिशमेंट टू प्रोवाइड टू सेल्स आर पोलेंस। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी साइटोप्लाज्म होता है इसमें जो है कि पोषण के लिए जो है कि उक्त पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि अपनी कोशिकाओं के लिए या फिर पोलेंस के लिए नॉरिशमेंट का काम करती हैं या भरण पोषण का कार्य करती हैं। अब बात करते हैं बीजाणु जनन की। तो बीजाणु जनन की परिभाषा हम आपको बता देते हैं कि बीजाणु जनन किस प्रकार से होती है, या बीजाणु जनन ऊतक की बात करते हैं हम। बीजाणु जनन ऊतक की बात करते हैं। बीजाणु जनन ऊतक में बीजाणु जनन ऊतक क्या होते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि बीजाणु जनन ऊतक किसे कहते हैं कि जब परागकोश, जब जो है कि परागकोश जहाँ पर है पोलेंस जो है कि कलेक्ट होते हैं, या पोलेंस जहाँ पर विकसित होते हैं, उसी को बोला जाता है परागकोश। यह निचली भाग होता है किसका? पुंकेसर का। ठीक, डंठल एक रूप होता है, डंठल जिसे फिलामेंट बोलते हैं, और एक होता है परागकोश या पोलेन सैक। ठीक तो परागकोश जब अपरिपक्व होता है
यह जो है कि एन डेवलपमेंट होता है, तब घने संबंध सजाती कोशिकाओं का समूह बनता है। क्या होता है? जब परागकोश अपरिपक्व रहता है। क्या रहता है? अपरिपक्व रहता है। अपरिपक्व रहता है, तब कोशिकाओं के द्वारा या बीजाणुधानी के द्वारा सजाती कोशिकाओं शमी बनती हैं। क्या बनती हैं? सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? सुसंबद्ध सजाती कोशिकाएं बनती हैं, और इसी कोशिकाओं को कहा जाता है बीजाणुजनन ऊतक। क्या कहा जाता है? बीजाणुजनन ऊतक। इसे कहा जाता है बीजाणुजनन ऊतक। और यह ऊतक क्या करता है? लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? लघु बीजाणुधानी के केंद्रक में स्थित होता है। समझ में आ गया होगा हमें लगता है। तो लघु बीजाणुजनन ऊतक क्या होते हैं कि परागकोश में उपस्थित, या जब परागकोश अपरिपक्व होता है, तब लघु बीजाणु द्वारा सुसंबद्ध सजाती कोशिकाओं का समूह बनता है, और इसी सुसंबद्ध सजाती कोशिकाओं को बीजाणुजनन ऊतक कहा जाता है। हाँ, अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अगले टॉपिक्स में आपका आता है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन का मतलब ये होता है कि जब जब परागकोश विकसित होता है, जब परागकोश, हम बात करते हैं किसकी? लघु बीजाणु जनन की। तो लघु बीजाणु जनन में क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है लघु बीजाणु जनन ऊतक की बात कर रहे थे हम लोग। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लघु बीजाणु जनन की। तो इसमें क्या होता है कि जब परागकोश विकसित होता है, बीजाणु जनन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सूक्ष्म बीजाणु बनाती हैं जो चतुष्टयी होती हैं। तो लघु बीजाणु जनन का मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, जब क्या होता है? परागकोश जो होता है वह डेवलप करता है, तब बीजाणु ऊतक, जो भी हम लोग पढ़े थे कि बीजाणु जनन ऊतक, तब क्या करता है? बीजाणु जनन ऊतक कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सूक्ष्म बीजाणु बनाते हैं जो कि चतुष्टयी होते हैं। क्या होते हैं? चतुष्टयी होते हैं। अब बीजाणु जनन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्टयी को वृद्धि करने के लिए सक्षम होती है। क्या लिखा हुआ है कि जब बीजाणु जनन ऊतक की प्रत्येक कोशिका, यह जो प्रत्येक कोशिका होती है, यह एक लघु बीजाणु चतुष्टयी को वृद्धि करने के लिए काफ़ी होती है। तो अब हम बात करते हैं लघु बीजाणुधानी। किसकी बात करते हैं? लघु बीजाणुधानी की। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। लघु बीजाणुधानी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट में और बोर्ड एग्जाम में। लघु बीजाणुधानी तो एक पराग मातृकोशा से, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि एक पराग मातृकोशा से अर्धसूत्री विभाजन आपको हम बताएंगे। अच्छा 11 आपने पढ़ा होगा, तो इसमें लिखा था अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को
लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं कि एक पराग मात्र कोशा से, एक पराग मात्र कोशा से। अभी हमने क्या पढ़ा था कि बीजाणु जनन प्रत्येक एक लघु बीजाणु चतुष्टयी वृद्धि करने के लिए सक्षम होता है। तो वहीं लघु बीजाणुधानी की बात करते हैं कि एक पराग मात्र कोशा से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के जनन, लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को, या जहाँ पर लघु बीजाणु या एक पराग मात्र कोशा द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, यानी एक पराग मात्र कोशा से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। लघु बीजाणुओं में फिर से आप ध्यान दीजिए कि एक पराग मात्र कोशा से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित रहते हैं। उन्हें लघु बीजाणु या चतुष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं कि लघु बीजाणु जो होते हैं रचना के समय या उत्पत्ति के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं उनको? लघु बीजाणु चतुष्टय। इन्हें बोला जाता है लघु बीजाणु चतुष्टय। जब परागकोश परिपक्व एवं स्फुटित हो जाता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे के विलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। क्या कहा है लास्ट में? ये नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। कह रहे हैं कि जब पराग कोश क्या हो जाता है? डेवलपमेंट हो जाता है, तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलग हो जाते हैं। जो लघु बीजाणु होते हैं वह क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं और पराग कणों को क्या करते हैं? पराग जब अलग हो जाएंगे तो पराग कणों के रूप में विकसित हो जाएंगे। पराग कणों का निर्माण जो होता है मुख्य रूप से लघु बीजाणुधानी में होता है। लघु बीजाणुधानी में हम फिर से लिख देते हैं, नोट पॉइंट में ये भी लिख दीजिएगा कि पराग कणों का निर्माण मुख्य रूप से लघु बीजाणुधानी में होता है। इसके चित्र की बात करते हैं, मतलब एक विकासशील लघु बीजाणुधानी के एक परागकण के रूप में विकसित क्रम को हम दिखा देते हैं। तो ये आपका परागकण का ये विकसित क्रम है। ठीक, केंद्र की ये बन गया आपका। ये आपकी दोहरी संरचना इसे थोड़ी सी बड़ी रह जाएगी। ये आपके रसधानी हो गए आपके रसधानी, इसके बड़ी संरचना हो जाएगी ये। उसके बाद ये आपकी बन जाएगी, इसको मैट्रिक तंतु इसको बोलते हैं। इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक तंतु। क्या बोलते हैं इसको? एसिमेट्रिक तंतु। ये सबसे बड़ी संरचना ये आपकी केंद्रक बन गई और इसके बाद ये हो गई आपकी ये आपकी हो गई जनन कोशिका और ये आपकी हो गई कायिक कोशिका। ठीक, इस प्रकार से ये किसका क्रम हो गया भाई? अब
लघु बीजाणु का एक परागण के रूप में विकसित क्रम। कि लघु बीजाणु से परागकण का जो विकसित क्रम है वो किस प्रकार से होती है। जो कोई कोशिकाएं होती हैं यह होती हैं डेंस साइटोप्लाज्म पाई जाती हैं इसमें। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है वह कोशिकाएं जो है कि नरिशमेंट का काम करती हैं। या किसके लिए नरिशमेंट का काम करेंगी? जनन कोशिकाओं के लिए नरिशमेंट का काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। साथ ही साथ आप ARK एजुकेशन सेंटर पर ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।